ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी। तो लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ब्रेक डाउन प्रोसेस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर ये क्या होता है कि कोई भी इंसुलेटर जो कि ट्रांसमिशन लाइन में लगा है या जो केबल्स हैं, ठीक है, तो अगर ये अपनी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी फेल करें, उसको खो बैठे, तो फिर हम कहते हैं कि इसका ब्रेक डाउन हो गया है। सही है। सो composition of the dielectric material, presence of impurities, imperfection in the dielectric. नूरुल्लाह, माइक म्यूट करें। ओके, सो अच्छा, किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है? कंपोजिशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, किस मटेरियल से बना है। अगर अच्छी क्वालिटी की मटेरियल से बना है तो फिर तो ठीक है, और अगर अच्छी क्वालिटी से नहीं बना तो इसका मतलब ये है कि ये अगर बेकार क्वालिटी से बना है तो इसकी फेलियर फिर जल्दी होगी। सही। तो इसका जो वो है डिपेंड है, ब्रेक डाउन प्रोसेस डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल, किन किन मटेरियल से बना है, प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज़, अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं पहले से, तो इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। सो यानी जो एयर है वो भी इम्प्योरिटी है किसी भी इंसुलेटर के लिए, किसी भी डाइलेक्ट्रिक सॉलिड डाइलेक्ट्रिक के लिए। सही है। वाटर ड्रॉपलेट्स ये भी इम्प्योरिटी है। सही है। कोई मेटल ट्रेसेस हैं या मेटल पार्टिकल्स हैं। सो यही अब ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो कंटेनर है, अगर उसके कुछ इनसाइड जंग वगैरह लगा है, अगर वो ऑयल में मिक्स होता है तो वो भी इम्प्योरिटी का काम देता है। सही। सो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ठीक है, एयर बबल हैं या ठीक है मॉइस्चर है, अगर अच्छा एनवायरनमेंट के कुछ हैं, डस्ट है। सही है। तो ये भी जो है, ये नहीं, तो ये सारे इम्प्योरिटीज़ का काम देते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, ये सारे इम्प्योरिटीज़ का काम देते हैं। अच्छा, इसी वजह से अगर आप लोगों को पता हो, ट्रांसफार्मर के नीचे हम एक ब्रीदर लगाते हैं, इसको ब्रीदर कहते हैं। ठीक है, ब्रीदर, ब्री ब्रीदर आपको पता है, ब्रीथ सांस लेने को कहते हैं। तो ब्रीदर इसके थ्रू ये सांस लेता है। क्या मतलब ये है कि जब ऑयल ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, यानी जिस तरह वो बॉइलिंग होती है और ऊपर चला जाता है। ठीक है, जिस तरह दूध बॉयल होकर ऊपर जाता है, इस तरह तो ऊपर जाता है तो एयर बाहर निकाल लेता है, यानी जिस तरह सांस हम बाहर निकालते हैं तो इस तरह वो एयर को बाहर निकाल देता है। और जब लोड कम हो जाता है तो उसकी वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑयल नीचे आता है। तो जब ऑयल नीचे आता है तो वो बाहर से एयर को सक करता है। इस तरह होता है जैसे हम सांस अंदर ले रहे होते हैं। तो लोड के साथ ऑयल का टेम्परेचर के ज़्यादा होने से जो एयर बाहर निकलता है या अंदर लेता है, ठीक है, तो इसको यानी बिल्कुल सांस जैसे तशबीह दी गई है। ठीक है, ये सांस लेना ही है। ओके, सो तो ये ब्रीदर। ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि इसमें होता है सिलिका जेल। ठीक है, इस तरह के ब्लू ब्लू बॉल्स आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये सिलिका जेल जो होता है ये असल में जब एयर सक होता है, अंदर जाता है, ठीक है, तो उस एयर में क्या हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है। तो इसलिए उसको उस मॉइस्चर को रोकने के लिए यहाँ पे सिलिका जेल रखा जाता है,
ताकि मॉइस्चर अंदर ना ले जाए। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर जो है वो इस ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए इम्प्योरिटी का काम देगा। सही है? तो इसलिए ये सिलिका जेल जो है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये टैबलेट्स में शीशे की जो वो हैं बोतल होती हैं, उसमें भी इस तरह छोटा सा आप लोगों ने देखा होगा बैग सा, तो ये भी असल में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये इम्प्योरिटी का काम देता है, मॉइस्चर एज इम्प्योरिटी काम देता है, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कमज़ोर करता है और उसकी ब्रेकडाउन जल्दी अकर कर लेता है। इम्प्योरिटी का ये होता है। सही। इम्परफेक्शन इन द डाइलेक्ट्रिक यानी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, यानी जब कंपनी में या इंडस्ट्री में जो बन रहा था, ठीक है जी, तो उस वक्त जो है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ये। ठीक है। प्रेजेंस इम्परफेक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग वाइल मैन्युफैक्चरिंग इट। ठीक है। अच्छा, प्रेशर से भी जो है ये इफेक्ट होता है, ह्यूमिडिटी से, नमी से, टेम्परेचर यानी इस तरह हो सकता है कि अब फॉर एग्जांपल कोई केबल है, उसका इंसुलेशन ही हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो इसलिए किसी भी केबल को जब टेस्ट किया जाता है तो अगर बाहर का टेम्परेचर कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 होगा, 55 होगा, मगर सिर्फ 50-55 के लिए इसको टेस्ट नहीं किया जाता, इसको अमूमन 90 डिग्री सी के लिए टेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं होता, इंटरनल टेम्परेचर भी होता है। इंटरनल टेम्परेचर किस वजह से होता है? इंटरनल टेम्परेचर जब करंट फ्लो होता है तो ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि उसमें जो पावर लॉस होती है वो आई स्क्वायर आर लॉसेज होती हैं, और ये आई स्क्वायर आर लॉसेज किस फॉर्म में आती हैं? हीट के फॉर्म में आती हैं। तो इसलिए अंदर भी टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और बाहर तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, सन का टेम्परेचर, तो दोनों टेम्परेचर मिलके उस इंसुलेशन को का ब्रेक डाउन कर सकती हैं। तो इस वजह से अच्छा इंसुलेटर वो होगा जो जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी हाई हो। ठीक है। हाई थर्मल स्टेबिलिटी हो, थर्मल स्टेबिलिटी उसकी हाई हो, यानी वो हाई टेम्परेचर भी वो स्टेबल रहे। ठीक है। ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा जिस फील्ड में आपने रखा है उस पर भी डिपेंड हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा मजबूत फील्ड है तो जाहिर बात है उसका ब्रेकडाउन हो सकता है। शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किस शेप की हैं आपको पता है? ये आप लोगों ने तो ये रॉड टाइप वो देखे होंगे इलेक्ट्रोड्स, मगर इसके अलावा स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स भी होती हैं, बॉल बॉल शेप में। ठीक है। इस तरह स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स भी होती हैं, और ये ज़्यादातर यही ही यूज़ होते हैं क्योंकि ये आपको यूनिफॉर्म फील्ड देता है। ठीक है। ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म देता है, परफेक्ट यूनिफॉर्म तो कोई भी नहीं दे सकता, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म फील्ड आपको देता है। ठीक है। अच्छा, इसके इलेक्ट्रोड के साइज़ पे भी डिपेंड करता है, गैप डिस्टेंस, अगर गैप आप कम करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो स्ट्रेस बढ़ जाता है, जितना आप गैप ज़्यादा रखते हैं तो वो स्ट्रेस कम होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोड किस मटेरियल से बने हैं? एल्यूमिनियम से बने हैं, जिंक से बने हैं, कॉपर से बने हैं, आयरन से बने हैं, किस चीज़ से बने हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है। ड्यूरेशन, कितने देर के लिए ये फील्ड में पड़ा हुआ है। अब ये इंसुलेटर है, सही है, ये इस फील्ड में पड़ा हुआ है, तो कितने वक्त, जितना ज़्यादा वक्त ये गुजारेगा तो उसकी स्टेबिलिटी, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होती जाएगी, यानी इसको हम एज फैक्टर कहते हैं, एज फैक्टर। ठीक है। यानी कोई भी इंसुलेटर है और वो ट्रांसमिशन लाइन में जो आप लोगों ने देखे हैं ये लगे हैं, तो बाज़ की लाइफ जो है वो 10 साल, बाज़ की 20 साल, बाज़ की 30 साल, बाज़ की 50, बाज़ की 100। तो ये अब अगर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर है, वो इन्वायरमेंट से अफेक्ट हुआ है, और वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस से वो हुआ है, अफेक्ट हुआ है, बाहर के टेम्परेचर से, डस्ट से, स्मोक से। ठीक है। और जो टॉक्सिक फ्यूम्स हैं उनसे, अगर वो बारिश से, अगर ये सारे जो है वो कोशिश करते हैं कि इसका ब्रेक डाउन हो सके, तो उसकी वजह से भी जो है इसकी लाइफ कम हो सकती है। यानी अगर ये बना 30 साल की लेता है तो शायद ये बाकी जो फैक्टर्स हैं ये उसको 30 की बजाय
25 साल तक उसको ले आए या 20 साल तक ले आए, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड एंड द वेवफॉर्म ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो साइनोसाइडल है, अगर साइनोसाइडल है तो प्योर साइनोसाइडल है या इम्प्योर साइनोसाइडल है, इस तरह का, ठीक है। या डीसी है या इम्पल्स है, इम्पल्स इसे कहते हैं, ये जो आसमानी बिजली है ना, वो उसका कर्व ये है, यानी बहुत ज़्यादा वोल्टेज बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, ये माइक्रो सेकेंड्स का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज अगर फ्लो हो जाए तो उसको हम फिर इम्पल्स कहते हैं, और उसकी अच्छी मिसाल जो है वो लाइटनिंग है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा वोल्टेज जिससे गुजरा है, तो इससे भी इसकी लाइफ या इसकी डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इफेक्ट हो सकती है, सही। अच्छा, नेचर ऑफ वेवफॉर्म ये तो मैं बता चुका हूँ, डीसी उसमें फ्लो हो रहा है, एसी फ्लो हो रहा है या इम्पल्स फ्लो हो रहा है। फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एजिंग decreases with the aging of the dielectric strength decreases with the aging of the dielectric, ठीक है। वक्त के साथ साथ इसकी एज कम होती जाती है, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी थिक है, सही, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती हैं। सो द मिनिमम वोल्टेज, वो कम से कम वोल्टेज जो कि वो बर्दाश्त कर सकता है, उसको हम कहते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। द मिनिमम वोल्टेज एट विच द ब्रेक डाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक अकर, जब डाइलेक्ट्रिक अकर हो जाए वो कम से कम वोल्टेज, उसको हम पंक्चर वोल्टेज कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पंक्चर जो है ये इंग्लिश का वर्ड है, जिस तरह हम आप लोग डेली उसमें यूज़ करते हैं। सो यानी वो वोल्टेज, वो कम से कम वोल्टेज कि जिस पे उसका ब्रेक डाउन अगर हो जाए तो उसको हम कहते हैं पंक्चर वोल्टेज, ठीक है। इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं। अच्छा, इसको डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ वो हैं, ठीक। जब ब्रेक डाउन अगर हो जाए तो क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर हो जाती है, सही। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसका ब्रेक डाउन हो गया, यानी अब वो इंसुलेशन नहीं कर पाएगा। अब इसकी जो इंसुलेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, वो क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। और कमज़ोर होने की वजह से वो अब लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करेगा, यानी पहले जब वो अच्छा इंसुलेटर था, जब उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, तो वो बहुत हाई रेजिस्टेंस शो कर रहा था, इसी वजह से वो करंट को अलाउ नहीं कर रहा था। अगर जब एक दफ़ा उसका ब्रेक डाउन हो जाए तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है, और फिर जो है क्या होता है, ये लो रेजिस्टिव पाथ, तो फिर आपको एयर में भी यानी करंट फ्लो को फ्लो होता हुआ देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो एयर से भी अब करंट फ्लो, क्योंकि अब एयर पहले इंसुलेटर था, अब बारिश की वजह से या और फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अब एयर जो है यानी उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई है, तो उस वजह से उसकी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से अब वो करंट को अलाउ कर रहा है, और हम ये नहीं चाहते। हम नहीं, क्योंकि अच्छा इंसुलेटर वो होगा, हाँ, हाँ, कि वो करंट को ब्लॉक करें, वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करें, सही। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि यानी इंसुलेटर की पे स्ट्रेसेस अप्लाई करते हैं, उसको जो है यानी कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड यानी कमज़ोर करना, सही है। तो थर्मल स्ट्रेसेस हैं, अभी मैंने आपको बताया कि दो किस्म के थर्मल स्ट्रेसेस हैं, इंटरनल जो कि आई स्क्वायर आर लॉसेस की वजह से, और कुछ जो है एक्सटर्नल जो कि सन की वजह से, बाहर एनवायरनमेंट की वजह से, सही। तो ये भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कमज़ोर करते हैं, यानी इंसुलेटर को डिग्रेड करते हैं। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस तो आप जानते ही हैं, यानी जब इंसुलेटर किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में पड़ा हो तो वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस कहलाती हैं, सही। मैकेनिकल स्ट्रेसेस, यानी जब वो आपने वो देखा होगा, ये इंसुलेटर है तो ये उसके साथ वो एक हुक सा लगा हुआ होता है जिस पे ट्रांसमिशन लाइन को हम बांधते हैं, ठीक है। अब यानी ये इस पे एक टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहा है, ये उसको खींच रहा है, तो इस वजह से भी इस पे जो है यानी मैकेनिकल स्ट्रेसेस अप्लाई होंगे, सही है।
अच्छा, दूसरा ये कि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेसेस ये भी हैं कि गर्मियों में ये जो है क्या होता है कि एलोंगेट होता है। आपको पता है कि कोई भी मटेरियल जो है वो बढ़ता है, सही? उसकी लेंथ बढ़ जाती है और सर्दियों में वो सिकुड़ता है, यानी कंट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है? तो इसका कंट्रैक्शन का ये अमल और एलोंगेशन का ये अमल, ये या एक्सपेंशन जिसको कहते हैं, तो ये जो है ये भी एक मैकेनिकल स्ट्रेसेस हैं जो कि अप्लाई होती हैं इंसुलेटर पे। केमिकल स्ट्रेसेस आपको पता है, ये जो यानी इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो वो हैं फ्यूम्स हैं इंडस्ट्रीज से, आपको पता है कौन कौन से जो कि ज़्यादा जहरीला है, उसको हम ग्रीन हाउसेस गैसेस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं आपको पता है? ये यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, ठीक है? ये जो है इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। तो ये अच्छा, इसके अलावा ओज़ोन है, O3, इसके अलावा और भी हैं। तो वो क्या करती हैं कि इस इस इंसुलेटर को कमज़ोर करती हैं, तो इसको हम कहते हैं केमिकल स्ट्रेसेस, ठीक है? स्मोक है। अच्छा, अब एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स में स्मोक आता है, एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है? स्मोक है, डस्ट है, सही? तो ये जो एनवायरनमेंट में ये चीज़ें होती हैं, तो ये या ह्यूमिडिटी है, ठीक है? ह्यूमिडिटी, तो ये भी एनवायरनमेंट का इशू है। तो एनवायरनमेंट के कुछ कंटेमिनेंट हैं जो कि इंसुलेटर को कमज़ोर करती हैं, डिग्रेड करती हैं। केमिकल स्ट्रेसेस हैं, ये भी इंसुलेटर को डिग्रेड करती हैं। मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस, ये तमाम स्ट्रेसेस बैक वक्त भी इंसुलेटर पे अप्लाई होती हैं। तो अब ये इंसुलेटर का जितना अच्छा होगा, ये इन स्ट्रेसेस को बर्दाश्त कर पाएगा और इस इन स्ट्रेसेस के बावजूद वो अपनी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को नहीं खोएगा, फेल्यूर इसका नहीं होगा, सही? एक अच्छा इंसुलेटर क्या होगा, उसकी क्या खासियत होनी चाहिए? ये उस इंसुलेटर, 3 किस्म के इंसुलेटर्स हम पावर सिस्टम में यूज़ करते हैं जो कि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। गैसियस इंसुलेटर्स, इसकी मिसाल एयर है जो कि 2 ट्रांसमिशन लाइन के बीच है, और एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इसकी मिसाल है। SF6 गैस है, वो भी इसमें जो है यानी इंसुलेशन के पर्पज़ के इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसके अलावा लिक्विड हैं, ठीक है? लिक्विड इंसुलेटर्स की मिसाल हाइड्रोकार्बन्स हैं, मिनरल ऑयल है, ईस्टर है, सिलिकॉन ऑयल है, ठीक है? ट्रांसफार्मर ऑयल है, ये सारे जो हैं वो और सॉलिड इंसुलेटर तो आप लोगों ने बहुत देखे हैं, ये सेरामिक के बने हुए, ग्लास के बने हुए, पोर्सलीन के बने हुए, PVC के बने हुए, ठीक है? तो ये सारे पॉलीमर्स से बने हुए, तो ये सारे सॉलिड इंसुलेटर्स कहलाती हैं, ठीक है? तो अच्छा इंसुलेटर कौन सा होगा? अच्छा इंसुलेटर वो होगा जो कि हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, यानी जो कि हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, ठीक है? इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, यानी केवी पर सेंटीमीटर वैल्यू, इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है? यानी 1 सेंटीमीटर के गैप में जितनी ज़्यादा वोल्टेज को वो बर्दाश्त कर सकेगा, हम कहते हैं कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसकी मिसाल इस तरह है, फॉर एग्जांपल अगर एयर है, तो एयर का आपको पता है कि 21 kV/cm, ठीक है एयर का। अब लिक्विड का जो है वो 1 MV/cm है, ट्रांसफार्मर ऑयल का। अच्छा, और जो सॉलिड्स हैं उसका 10 MV/cm है। तो MV/cm, ठीक है? तो अब क्या मतलब है? मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर के गैप में हमने 21 वोल्ट अप्लाई किया, तो इसने 21 तक तो बर्दाश्त किया, मगर 21 से ज़्यादा अब ये एयर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
इस तरह लिक्विड 1 मेगावोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है और सॉलिड जो है वो 10 मेगावोल्ट। तो किसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई? इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई। 1 सेंटीमीटर का गैप है, ये 1 सेंटीमीटर का गैप है। इसमें हमने छोटा-सा एक टुकड़ा रखा है सॉलिड का, यानी सिरेमिक का। और यहाँ पे मैंने इसके इर्द-गिर्द 1 मेगावोल्ट अप्लाई की है और कितना फासला रखा है? जस्ट 1 सेंटीमीटर। फिर भी ये उसको बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या मतलब हो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है ना, उसको जाने नहीं दे रहा, इससे कंडक्शन को नहीं फ्लो कर रहा। तो ये इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अच्छा इंसुलेटर वो होगा जो कि मैकेनिकली टफ हो, यानी उसमें मैकेनिकल वो, यानी ये ना हो कि वो सर्दियों में कंट्रैक्ट हो और वो जो है यानी फिर इससे ये होगा कि और गर्मी में वो एलोंगेट हो, एक्सपेंड हो। इससे ये होगा कि इसमें क्रैक्स आएंगी फिर, और क्रैक्स आपको पता है वो ख़तरनाक हैं। तो क्रैक्स जो हैं उसमें फिर ये टॉक्सिक फ्यूम्स भी, कंटामिनेंट डस्ट, पानी, मॉइस्चर, ये सारा कुछ इसमें जाके उसको कमज़ोर करेगा, ठीक है। तो क्रैक्स नहीं होनी चाहिए, तो मैकेनिकली ये टफ हो। इट शुड बी हाई विस्कस, गाढ़ापन उसमें ज़्यादा हो। जितना गाढ़ा लिक्विड, ये स्पेशली लिक्विड के लिए, सॉलिड और गैस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो जितना गाढ़ा विस्कस लिक्विड होगा उतना जो है यानी उसकी इंसुलेशन ज़्यादा होगी। यानी जिस तरह आप लोग गाड़ियों का मोबाइल ऑयल चेक करते हैं ना, तो आप 2-3 चीज़ों से उसको यानी चेक करते हैं। एक उसके कलर से आप अंदाज़ा लगाते हैं। तो अगर कलर उसका काला होता है तो आप कहते हैं कि बस आप जो है वो चेंज करने का, एक तो वो मीटर से आप देखते हैं, मगर मीटर के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कलर अगर चेंज है, ठीक है। इसी तरह अगर उसकी विस्कोसिटी वो यानी विस्कस नहीं है, आप 2 उँगलियों में उसको चेक करते हैं ना, तो आप विस्कोसिटी चेक करते हैं, गाढ़ापन। तो जब गाढ़ा यानी उसका गाढ़ापन कमज़ोर हो जाता है तो आप कहते हैं कि अब इसको चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा इंसुलेटर वो होगा, लिक्विड इंसुलेटर जो कि हाई विस्कस होगा। इट शुड नॉट बी, अच्छा इंसुलेटर वो होगा जो इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक क्या कहते हैं? यानी पानी को जज़ब करने की सलाहियत। तो कोई भी इंसुलेटर अगर पानी को जल्दी जज़ब करता है तो वो अच्छा इंसुलेटर नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए अच्छा इंसुलेटर वो होगा दैट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक, जो पानी को जज़ब ना करे। नहीं, अगर आप लोगों ने ये इंसुलेटर्स देखे हैं तो इसके ऊपर इस तरह एक लेयर सी कोटिंग की जाती है, कोटिंग, ठीक है। ताकि जब बारिश हो तो वो इस पे बह जाए, बस इस पे पड़े और बह जाए। ये ना हो कि वो इस पे पड़ा रहे, तो बह जाए, ठीक है ना। इसकी डिज़ाइनिंग भी इस तरह की जाती है और इस पे इस तरह की कोटिंग की जाती है ताकि पानी को वो जज़ब ना करे, ठीक है ना। पोरस ना हो, पोरस आप पता है वो मसामदार, पोरस ना हो, ठीक है। इट शुड बी, अच्छा इंसुलेटर वो होगा इट शुड बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग हाई टेम्परेचर, जो कि हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। तो वो यानी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। इट शुड बी नॉन फ्लेमेबल, जो आग जल्दी ना पकड़े। अब अगर बहुत अच्छा इंसुलेटर है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी फॉर एग्जांपल 1 मेगा वोल्ट पर सेंटीमीटर उसकी वो है, ठीक है। और मगर क्या है कि वो आग को जल्दी पकड़ता है, तो ये फिर जो है यानी हम इसकी अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी किसी भी अच्छी इंसुलेटर को सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को नहीं देखेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को बर्दाश्त कर रहा है तो इसलिए ये अच्छा इंसुलेटर होगा। अगर वो नॉन फ्लेमेबल है, ठीक है। रज़ा, ये आप क्या कर रहे हैं? रज़ा, व्हाट आर यू डूइंग? सो चतवाडूले मोबाइल वरकड़े। सो जो कि अगर आग को जल्दी पकड़े तो फिर हम उसको अच्छा इंसुलेटर नहीं कहेंगे।
इट शुड बी केमिकली इनर्ट। इनर्ट आपको पता है, इनर्ट वो होता है जो कि जल्दी रिएक्शन ना करे। तो हम यही चाहते हैं कि जब केमिकल इस पे पड़े, ये ना हो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तो कोई और ही चीज़ बना दे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके तो कोई और ही चीज़ बना दे। ठीक है, अब मुख्तलिफ वो हैं हवाओं में केमिकल्स हैं, ठीक है, अभी मैंने उसके नाम बताए थे। तो उसके साथ रिएक्शन ना करे, यानी वो इनर्ट रहे। ठीक है ना, इनर्ट उसे कहते हैं क्योंकि जल्दी रिएक्शन नहीं करता, बल्कि वो करता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, स्टेबल, जो कि स्टेबल हो, केमिकली स्टेबल हो, यानी उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो, उसकी लाइफ ज़्यादा हो। सही। इट शुड बी रेजिस्टिव टू एसिडिक कंपाउंड्स। ठीक है, एसिडिक वो ना हो। आपको पता है ये एसिड रेन जो होता है, एसिड रेन क्या होता है, तेज़ाबी बारिश जो होती है। असल में ये CO2 हवा में होता है ना, जब इस पे बारिश होती है तो फिर ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है, H2CO3। या NO2 है, तो NO2 पे जब बारिश होती है, यानी पानी इसके साथ, तो फिर ये एसिड बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब बारिश जैसे स्टार्ट हो, तो वो स्टार्ट वाली जो बारिश होती है, जहाँ पे इलाका बहुत ही वो हो, पॉल्यूटेड हो, तो वो उस वक्त उस बारिश से बचना चाहिए। लेकिन ये HNO3 बना देगा, नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना। और जो SO2 है वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसलिए ये जो हैं, अगर ये इंसुलेटर पे पड़ेंगी ये एसिड्स, और इंसुलेटर जो है वो एसिडिक कंपाउंड को रेजिस्टिव ना हुआ, तो क्या होगा, वो रिएक्शन कर लेगा। ठीक है ना, वो ख़राब हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, या जंग लग जाए या कोई और इस तरह। ठीक है। तो मैं बात बता रहा था कि वो शुरू की जो वो बारिश है उससे बचना चाहिए। ठीक है, वो असल में पानी की बारिश नहीं बल्कि तेज़ाब की बारिश हो रही होती है। ठीक है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग हाई सर्विस वोल्टेज, वो हाई वोल्टेज को बर्दाश्त कर सके। नॉन कोरोसिव, जल्दी जंग ना लगे उसको। नॉन टॉक्सिक, जहरीला ना हो। ठीक है ना। तो जहरीला, जहरीला से मेरी पे लिखी इस तरह, तो जहरीला ना हो, यानी अगर बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, मगर जैसे ही वो हवा में आप उसको छोड़ते हैं या लीकेज होती है और किसी ने उसको इनहेल किया, सांस में अंदर लिया उसको, तो वो मर जाएगा उससे। तो उस अच्छे इंसुलेटर का हम क्या करेंगे, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का हम क्या करेंगे कि वो है ही जहरीला, तो यानी टॉक्सिक ना हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंट को नुकसान ना दे। आपको पता है SF6 जो है वो इन्वायरमेंट को नुकसान देता है। एक अच्छा इंसुलेटर है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला इंसुलेटर है। अगर ये है कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान देने वाला इंसुलेटर है, तो इसलिए हम इसको के लिए इलाज करेंगे, वो बाद में आप पढ़ेंगे। इसके साथ हम दूसरे गैसेस मिक्स करेंगे ताकि ये इन्वायरमेंट को नुकसान ना दे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। अच्छा अच्छा, असल में ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो किस तरह होती है, वो कमज़ोर किस तरह होती है, उस पे उसके लिए ये एनर्जी बैंड थ्योरी है, आप लोगों ने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ी हुई होगी। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको पता है हर जो मटेरियल होता है वो इसमें इस तरह एटम्स होते हैं, और एटम्स के अंदर शेल्स होते हैं, ये देखें ये शेल्स हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को गेन करता है तो वो ऊपर जाता है, जिससे वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। न्यूक्लियस उसका जो होल्ड होता है वो कमज़ोर होता है जो ऊपर जाता है, जब वो एनर्जी को गेन करता है। ठीक है, एनर्जी हासिल करता है बाहर से किसी भी ज़रिए से, वो फिर मैं आपको बात बताऊंगा। ठीक है। और जब वो एनर्जी को लॉस करता है तो वो नीचे आता है, डिपेंड करता है कितनी एनर्जी उसने लॉस की है। ठीक है। तो ये बात आप याद रखें कि हर शेल की अपनी एनर्जी होती है, ये के शेल है इसकी अपनी एनर्जी है, मगर जितना वो न्यूक्लियस के उसमें एनर्जी कम होती है। ठीक है, इसमें फिर ज़्यादा होती है, इसमें और भी ज़्यादा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो एनर्जी जितना दूर होते हैं उसमें जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। ओके।
इसलिए इस शेल को हम एनर्जी लेवल का नाम भी देते हैं। एनर्जी लेवल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक की अपनी एक एनर्जी लेवल है, सही है। तो जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना जो है उसकी एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी, सही है। अच्छा, अब अगर कोई इंसुलेटर, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, इसकी जो एनर्जी है वो 1 जूल है फॉर एग्जांपल, इसकी 5 जूल है, इसकी 8 जूल है फॉर एग्जांपल, इसकी 13 जूल है फॉर एग्जांपल। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास 8 जूल की एनर्जी है, तभी वो इधर है। इस तरह नहीं हो सकता कि उसके पास एनर्जी तो 5 जूल है और वो पड़ा हुआ है 8 जूल की उसमें, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई इंसुलेटर इधर है तो इसके पास उतनी ही एनर्जी है जितने की ये सेकंड शेल के लिए दरकार है, ठीक है। तो अगर उसकी एनर्जी बढ़ती है, फॉर एग्जांपल ये 3 एनर्जी ले लेता है, तो अब 5 + 3 8 बन जाता है। तो अब ये यहाँ से जब मार के यहाँ पे आ जाएगा, अब क्या है कि मेरा लेवल बढ़ गया है, ठीक है। और अगर ये कम होता है, फॉर एग्जांपल ये 8 है, ये अपनी 7 जूल को फॉर एग्जांपल लॉस कर लेता है, तो अब वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यानी 1 जूल की एनर्जी वाली शेल में आ जाएगा, सही। अच्छा, तो अब इंसुलेटर में क्या होता है, ये तो मैं जनरल आपको बात बता रहा था। इसको आप एनर्जी बैंड थ्योरी से भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। होता ये है कि ये जो आखिरी शेल है इसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं, आखिरी शेल। और कंडक्शन बैंड जो है, ये जब न्यूक्लियस के होल्ड से निकल जाए तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। यानी इतना दूर चला जाए कि न्यूक्लियस उसको पकड़ नहीं सकता, उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसके होल्ड से, उसकी दस्तरस से निकल जाए, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये कंडक्शन बैंड में चला गया। और जो जब ये न्यूक्लियस के होल्ड से निकल जाता है तो अब ये करंट फ्लो करना स्टार्ट कर लेता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर लेता है। आपको पता है, यानी कोई भी वायर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं, तो जब तक हम वोल्टेज नहीं देते तो फिर इसमें करंट क्यों फ्लो नहीं होता। वो असल में न्यूक्लियस के होल्ड में होते हैं, होते तो हैं इलेक्ट्रॉन्स उसमें, मगर वो न्यूक्लियस के होल्ड में होते हैं। जैसे ही हम इसको वोल्टेज देते हैं तो हम असल में क्या करते हैं कि इन वोल्टेज को इतनी एनर्जी दे देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाते हैं, यानी अब वो कंडक्शन बैंड में चले गए। जब कंडक्शन बैंड में, जिस तरह नाम से जाहिर है, कंडक्शन, यानी अब करंट फ्लो स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब करंट फ्लो स्टार्ट करेगा तो अब हम कहते हैं कि इसकी कंडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पे और हम कहें कि अब करंट फ्लो करेगा, नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट तब फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के लिए उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जंप मारना होगा, ठीक है ना। तो जंप मारने के लिए उसको चाहिए एनर्जी, और उसको एनर्जी कहीं से भी मिल जाए। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, तो आपको पता है ये जो गैप है इसको फॉरबिडन बैंड कहते हैं। ये गैप जो वो होता है जो कंडक्टर्स होते हैं इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, यानी बिल्कुल ये सर मिले हुए होते हैं। ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, बस थोड़ी सी एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला गया। मगर जो इंसुलेटर्स हैं इसमें एनर्जी ज़्यादा दरकार है, ठीक है ना। अब इतनी आसानी से ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं मारेगा, ठीक है ना। जो वोल्टेज आप वायर को देते हैं उससे करंट फ्लो होता है, वही वोल्टेज आप लकड़ी को दें उससे करंट फ्लो होता है नहीं। उसकी वजह ये है कि लकड़ी में जो फॉरबिडन बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर जंप मारेगा यहाँ पे, तो तब जब को उसको एनर्जी मिल जाए, ठीक है ना। अगर इंसुलेटर को इतनी एनर्जी मिल जाए तो फिर वो भी कंडक्टर बन जाता है, उससे भी करंट फ्लो स्टार्ट हो जाती है, बशर्ते कि उसको ये एनर्जी मिल जाए। अब ये एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगी, इसको वो एनर्जी लाइट से भी मिल सकती है, लाइट एनर्जी उसको साउंड से भी मिल सकती है, ठीक है ना। उसको रेडिएशन से भी मिल सकती है, एक्स रेज वगैरह, ठीक है, गेमा रेज, या उसको वोल्टेज से भी मिल सकती है, इसको प्रेशर से भी मिल सकती है, ठीक है ना। आप लोगों ने ट्रांसड्यूसर्स नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा लाइट एनर्जी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसकी मिसाल सोलर पैनल है। सोलर पैनल में आप लोगों ने देखा हो ना, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोड्यूस होता है, किस लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जब इस पे पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप मार के यहाँ से यहाँ पे चले जाते हैं,
तो हमें जो है फ्लो स्टार्ट हो जाता है और हम कहते हैं हमें बिजली मिल गई है। तो वो असल में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, तो लाइट के पड़ने की वजह से जब उस पर लाइट पड़ जाती है तो उसको एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप मारना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमें वो क्या मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। ठीक है, तो ये जो है ये नहीं किस चीज़, ये हुई उसकी ये इसको बैंड गैप एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अच्छा 1 मिनट में ये अटेंडेंस ले लूँ। ओके, तो एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है, और जो एनर्जी दरकार होती है किसी भी इंसुलेटर को कि वो फॉरबिडन बैंड के गैप को वो करे, उसको बैंड गैप एनर्जी कहते हैं। ठीक है, बैंड गैप एनर्जी। अच्छा, एक्सटर्नल, अच्छा देखिए, आप वैलेंस बैंड की एनर्जी जो है वो फॉर एग्जांपल E2 है, सही है, इसकी एनर्जी E2 है, सॉरी इसकी एनर्जी है E1 है, ठीक है, और इसकी एनर्जी E2 है। तो कितनी एनर्जी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप मारे, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। यानी इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी है 10 जॉल और इसकी एनर्जी है 2 जॉल, तो कितनी एनर्जी चाहिए इसको, 8 जॉल। तो वो किस तरह हमें पता लगा, 10 - 2, ठीक है, इस 2 के साथ 8 प्लस होगा तब जाके ये 10 बनेगा और ये इस काबिल हो के वो यहाँ पे चले जाए। ठीक है, तो E2 माइनस E1 एनर्जी चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन इससे जो है वो जंप मार सके। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन E2 माइनस E1 इन ऑर्डर टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सही, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम उसके लिए फिर हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मस्ट बी ग्रेटर देन E2। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है एनर्जी का यूनिट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर जॉल में आप जॉल बड़ा यूनिट है तो छोटा यूनिट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जॉल का रिलेशन है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही कम यूनिट, तो जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं तो हम जॉल्स की नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उतने जो है एनर्जी ज़्यादा दरकार होगी उनको जंप मारने के लिए। ठीक है, देखिए हीट से भी एनर्जी मिल सकती है, वोल्टेज से भी, हीटिंग यानी कोलिजन से भी मिल सकती है, लाइट या फोटॉन्स भी इसको कहते हैं, रेडिएशन, साउंड, प्रेशर, इन सब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको मिल सकती है। ये आयनाइजेशन और एक्साइटेशन ये फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। सही, आयनाइजेशन जब आयन बन जाता है तो इसको हम आयनाइजेशन कहते हैं, और अगर